स्टार्ट करेंगे। फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक को समझने से पहले आ जाओ कुछ कंसेप्ट। सबसे पहला क्या लिखा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो जो 10 बातें बढ़ाई थी ना, कौन सी 10 बातें जो अभी फटाफट अपन ने रिविजन भी करी? फ्री कंसर्न होना चाहिए, और क्या पढ़ा? लॉफुल पर्पस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल साउंड है ना, लीगल होना चाहिए आपका कंसिडरेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाएगा जितने भी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स अगर पढ़े हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर एसेंशियल एलिमेंट्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। अगर एसेंशियल एलिमेंट छीन लिए तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड। वापस हमने अगर 10 बातें पढ़ी हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अगर वो 10 बातें हैं तो वैलिड है, उसमें से अगर एक पॉइंट भी हटता है तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड। चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग ऑल एसेंशियल एलिमेंट प्रिस्क्राइब बाय द लॉ वैलिड। जो भी प्रिस्क्राइब कर रखा है, उन्होंने बस अभी 5 बताए, लेकिन बेसिक 5 बताए, लेकिन हमने तो पूरी 10 लिस्ट पढ़ रखी है। आ जाइए, दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है किस पर्पस के लिए होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसर्न होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, सर्टिनिटी होना चाहिए, ये कंसेस मतलब क्या बताया था? मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। तो कल को अगर मैंने पूछा वैलिड मतलब क्या, वैलिड मतलब सही होता है, लेकिन अगर मैंने पूछा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, फिर क्या है? वॉइड। एसेंशियल एलिमेंट में से एक एलिमेंट भी हट गया, 10 में से एक हट गया, 9 बचे, 9 तो है, उन्होंने कहा एक भी हटता है तो भी हम क्या मानेंगे उसे? वॉइड। एनी एग्रीमेंट इन विच एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग नोन एज वॉइड। वॉइड मीन्स मीनिंगलेस, यूजलेस, कोई काम का नहीं है। तुम्हारा मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा? वॉइड है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यूजलेस है, हम मानेंगे ही नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट है। A void agreement cannot be taken to court since it ceases to be enforceable. अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो क्या कोर्ट में लेकर जाओगे? कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है आपका तो, ठीक है, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। क्या वैलिड और वॉइड समझ में आ गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे वॉइडेबल। थोड़ा सा ब्लरी है शायद, ठीक है। आ जाओ वॉइडेबल समझना। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? लैपटॉप है, समझ जाओ यार, ये क्या है? डेल का लैपटॉप है, ठीक है। चलो, तो ये डेल का लैपटॉप है, ठीक है। अब सीएससीटी का एग्जाम है, एक बच्चे ने बोला दीदी डेल का लैपटॉप खरीदना है, खरीद लिया। मुझे वो लैपटॉप अच्छा लग गया, मुझे वो लैपटॉप अच्छा लग गया, तो मैंने भाई से बोला भाई लैपटॉप दे दे, मैं इसके कितने दे दूंगा? मैं 60,000 दे दूंगा, ठीक है। तो भाई ने बोला नहीं, मेरा तो सीएससीटी का एग्जाम है, मैंने खरीदा इस पर्पस के लिए, मुझे लैपटॉप नहीं देना। मैंने उस पे प्रेशर डाला, लैपटॉप तो देना पड़ेगा। तो उस नहीं नहीं तोड़ूंगी नहीं, चाहिए, मुझे भी पसंद आया है, इतना बुरा नहीं है ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो लैपटॉप पसंद आ गया, मुझे तो लैपटॉप चाहिए। बच्चे को बुरा लग गया, नहीं दीदी मैं तो नहीं दूंगा। तो फिर गन पॉइंट है ना, समझ जाओ मैं गन बनाने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। मैंने गन पॉइंट ठीक है ठीक है, अरे अरे वाह वाह, वेरी गुड। तो गन पॉइंट में, नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं गन पॉइंट है ना, थोड़ा मॉडर्न तरीका है ना। गन पॉइंट में मैंने बोला चुपचाप लैपटॉप देता है कि नहीं। अब वो बेचारा बच्चा डर गया, ठीक है। अब उसने मुझे तुरंत लैपटॉप दे दिया, मैंने कायदे से उसे 60,000 भी दिए हैं। मुझे तो लैपटॉप चाहिए था, ये बस दे नहीं रहा था। मैंने लैपटॉप लिया गन पॉइंट में और 60,000 भी दे दिए। वो बच्चा चुपचाप घर जाता है, बुरा तो लग गया उसे, घर जाता है, सो जाता है, लेकिन मेंटली तो सोया है नहीं, दिमाग में तो चल ही रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसको लग रहा है कि यार जाऊं कि नहीं जाऊं, पुलिस के पास जाके शिकायत कर देता हूँ दी की, ठीक है। सोता है और सुबह उठता है, पुलिस के पास चला जाता है, और मेरे अगेंस्ट क्या कर देता है? केस फाइल कर देता है, ठीक है। मेरे अगेंस्ट क्या कर देता है? केस फाइल कर देता है। तो अब बच्चा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कायदे से समझना,
इसका और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का था, मैंने तो कंसिडरेशन दिया, ठीक है, लेकिन कंसर्न फ्रीली है क्या? नहीं। फ्री कंसर्न है क्या? नहीं। लेकिन अब उसने जोर जबरदस्ती में साइन तो कर दिया, अब इसे तो ये जाके प्रूफ करना है ना पुलिस वाले के पास। अभी तो मैं मानूंगी भैया कंसर्न आ गया, देखो साइन आ गया, ठीक है, कंसिडरेशन मिल गया है, ये भी मेजर है, मैं भी मेजर हूँ, ये भी अनसाउंड नहीं है, मैं भी अनसाउंड नहीं हूँ, थोड़ा बहुत शायद हो गई थी मैं अनसाउंड, है ना, गन पॉइंट भी ले रही थी, लेकिन हाँ अनसाउंड नहीं हूँ, ठीक है, इंस्टॉलमेंट तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत क्या है? फ्री कंसर्न की। पुलिस के पास जाएगा और ये बोलेगा कि ये रखो 60,000, मेरा फ्री कंसर्न नहीं था, उस बंदे से मेरा लैपटॉप लेकर आओ और उसे ये 60,000 दे देना, ठीक है। तो इसने एक्शन लिया, इसने क्या लिया? एक्शन। चलिए सिचुएशन चेंज करते, ये चुपचाप उठता है और डेली रूटीन में आ जाता है कि ठीक है यार 60,000 तो मिल गए, दोबारा से जाके लैपटॉप ले आऊंगा, इतना क्या पुलिस के चक्कर काटना। दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन में क्या हुआ? पहली सिचुएशन में क्या हुआ? वो पुलिस के पास जाता है, और दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ? पुलिस के पास नहीं जाता है और दूसरा लैपटॉप चुपचाप दुकान में जाके खरीद के लेकर आता है। तो जब ये चुपचाप रहता है तो इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? वैलिड कर दिया। अगर ये चुपचाप रहता है, इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? वैलिड। लेकिन जब ये पुलिस के पास जाता है तब इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया? वॉइड। तो मतलब कि आ जाओ रीड करेंगे, voidable contract is one, voidable contract is one which can be made valid or void। ये ऑप्शन इसके पास है, इसके पास ऑप्शन है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ये वैलिड भी कर सकता है और वॉइड भी। किसी से कुछ नहीं बोलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट को इसने क्या कर दिया? वैलिड। लेकिन जाके शिकायत कर देता है और बोलता है फ्री कंसर्न नहीं थी, तो ये क्या करता है? मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता है। ऑप्शन है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीव्ड पार्टी? पीड़ित, पीड़ित बोलेंगे, एग्जैक्टली बोलो, है ना, वो जो परेशान हुआ है। तो उस पीड़ित इंसान के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इसे वॉइड कर दे या फिर उसे क्या कर दे? वैलिड। नॉट दी अदर, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन उसके पास है जिसके साथ गलत हुआ है। दिस इज जनरली हैपन व्हेन द कंसर्न इज नॉट फ्री। तो व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जिसमें दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी, वो पार्टी जो क्या है? अग्रीव्ड है, उसके पास ऑप्शन आता है कि वो चाहे तो इसे वैलिड कर दे या फिर वो चाहे तो इसे क्या कर दे? वॉइड। तो उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? वॉइडेबल। उसे हम वैलिड भी नहीं बोल सकते, उसे हम वॉइड भी नहीं बोल सकते, उन्हें हम बोलते हैं ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो लेकिन इसके ऊपर है, इसने अगर डिस्क्लोज कर दिया तो वो इसे क्या बना देगा? वॉइड बना देगा। अदरवाइज वो चुपचाप वैलिड हम मान के चले, क्योंकि किसी को थोड़ी ना पता कि प्रेशर में आकर करवाए, ये तो मैंने ऑफिस में किया। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बताओ, पहले वैलिड बताओ। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, वॉइड कोई भी मिसिंग है, ठीक है, और वॉइडेबल अग्री पार्टी पे टोटल डिपेंड कि वो वॉइड बनाए इससे या फिर वैलिड। अब वो वॉइड वैलिड जो भी बनाए, लेकिन अभी तो हम इसको क्या नाम देंगे? वॉइडेबल। बात समझ में आ गई? डन। एक और है, गलत कामों के लिए कर रहे हैं जो लॉ ने अलाउड ही नहीं कर रखा है। द कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड, मतलब क्या होता है? नॉट अलाउड, कोर्ट ने अलाउ नहीं कर रखा है, टोटल इलीगल, है ना। मैं क्या कर रही हूँ? मर्डर करने की फिरौती ले रही हूँ, सुपारी ले रही हूँ, ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। ना वो गलत कॉन्ट्रैक्ट को हम सपोर्ट करते हैं, ना उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को। इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल द वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। अब यहाँ पे उन्होंने एक लाइन चिपका दी, सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। लेकिन सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल होते हैं क्या? नहीं। हो सकता है कोई एक एलिमेंट मिसिंग हो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडरेशन वाला, मैंने तुम्हें दिया कुछ, तुमने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्यों? क्योंकि टू वे कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन क्या इलीगल बोल देंगे क्या इसे? नहीं। इलीगल होने के लिए कुछ गलत काम होना जरूरी है, इसलिए सारे के सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएंगे? वॉइड। लेकिन सारे के सारे वॉइड को क्या इलीगल का नाम दिया जाएगा? नहीं। जैसे कि चोरी। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो चार कंसेप्ट समझे, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल अग्रीमेंट। डन। अब तुम लोग एलिजिबल हो इस कंसेप्ट को समझने के लिए, आ जाओ, ठीक है। फ्लॉज है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां क्या है? वही वॉइड पढ़ेंगे, वॉइडेबल पढ़ेंगे, इलीगल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, वेयर देयर इज अ नो रियल एग्रीमेंट, थ्री रेमेडी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जनरली तीन टाइप की रेमेडीज आपको मिलती है। फर्स्ट रेमेडी ये होती है, एग्रीमेंट में बी ट्रीटेड एज नो इफेक्ट। सबसे पहले उन्होंने एक टर्म लिखा है, मीनिंग नहीं समझाया है, समझाने में कंजूसी करी है तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। पहला क्या बताया उन्होंने? वॉइड।
पहला रेमेडी आपको क्या मिल रहा है? वॉइड। अगर अग्रीमेंट में कुछ भी मिसिंग है तो रेमेडी क्या है कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, गलत बोल दो, वॉइड है वो। दूसरा क्या बोल रखा है? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या बताया था? अग्री पार्टी के पास ऑप्शन होता है, पार्टी अग्री द ऑप्शन गेटिंग आउट दिस, ठीक है, बार्गेनिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज देन नोन एज वॉइडेबल। समझाने में पूरी कंजूसी। वॉइडेबल का मतलब समझ में आया? ठीक है, कि अग्री पार्टी के पास ऑप्शन कि वो वैलिड करे या फिर उसे वॉइड। द पार्टी एट द फॉल कंपेल पे डैमेजेस। तीन टाइप की रेमेडीज मिलती है। पहली रेमेडी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड। फिर क्या बोल दिया? या फिर डिक्लेयर कर देंगे वॉइडेबल, और जो भी जो नुकसान है उसकी क्या की जाएगी? भरपाई की जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने वॉइड अग्रीमेंट समझा है। क्या वॉइड अग्रीमेंट समझ पा रहे हो? वॉइड समझ में आ रहा है? मिसिंग है कुछ भी? वॉइड अग्रीमेंट वन विच इज, क्या लिखा है? डेस्टिट्यूट मतलब विदाउट, और लीगल इफेक्ट्स, लीगैलिटी नहीं है उसमें, लीगल इंटेंशन मिसिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? माइनर से। माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो किसके साथ होना चाहिए? मेजर, साउंड के साथ और सॉल्वेंट के साथ। According to section 2J, a contract which cease to enforceable by law become void। जिनमें enforceability नहीं है, मतलब legal obligation नहीं है, कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? void होते हैं। void का मतलब क्या होता है? lack of existence या फिर nullity, useless, meaningless, जो बोलना है बोलो। void मतलब कुछ नहीं, खत्म है वो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं है लॉ की नजरों में। ठीक है, चलिए। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहे हैं। ये ऑप्शन किसको मिला था? दोनों पार्टी को मिलता है क्या ऑप्शन? अग्रीव्ड को मिलता है। किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझा दिया उन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है? इलीगल। इलीगल भी समझ चुके हो? इलीगल काम मतलब वो सारे काम जो लॉ ने साफ मना कर रखा है। ठीक, चलिए। इलीगल अग्रीमेंट हैज मीनिंग बस बताया कि नो लीगल इफेक्ट। एग्जाम्पल, वन पार्टी में डिसीव, डिसीव बोले तो धोखा देना, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को धोखा दिया। अदर वे दे आर बी नो जेन्युइन कंसर्न, बस धोखा दे रहे हो तुम एक तरीके से, तो यस हम क्या मानेंगे? ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है यहां तक? चलिए बढ़ेंगे आगे। तो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देके बताए कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है। ठीक है, नीचे आ जाओ, सेम ही है। फ्लॉज किस में है? कैपेसिटी, कुछ याद आ रहा है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, क्या याद आ रहा है? दोनों पार्टी केपेबल होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड, और नेचुरल पर्सन आर द ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सन आर द कॉर्पोरेशन। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नेशनल पार्टी भी कर सकती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है। जनरल रूल, सारे नेशनल पर्सन हैव फुल कैपेसिटी टू मेक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन इन्होंने साफ बोल दिया है। ठीक है, एडमिट इन केस, पहला क्या लिखा है? माइनर। क्या लिखा है? लुनेटिक लिखा है, इसका मतलब पागल ही होता है। ठीक है, अब इसको दूसरे सेंस में मैंने आपको क्या बता दिया? अनसाउंड माइंड। एग्जाम में किसी भी तरीके से आता है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, लॉ ने मना करके रखा है। किनको मना कर रखा है लॉ ने? इंसॉल्वेंट को। लिख लो वहां पर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जनरल रूल, सारे नेशनल पर्सन कर सकते हैं। अब नेशनल पर्सन मतलब सारे इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन, ये कह रहे ये भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है, लेकिन इन इंसानों को बोला इनका ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं है, छोटे बच्चे या फिर इंसान पागल ये तो काम नहीं कर रहा है, या फिर वो इंसॉल्वेंट है, लॉ ने मना कर रखा है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड या फिर माइनर्स। डन, चलिए। सेक्शन 11 उसका ठीक ऑपोजिट बोलता है। सेक्शन 11 बोलता है भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेजर के साथ करो, साउंड के साथ करो, और जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो ठीक उसका ऑपोजिट बोला है। ठीक है, माइनर का ऑपोजिट मेजर, अनसाउंड का साउंड, और डिस्क्वालिफाइड का नॉट डिस्क्वालिफाइड या फिर क्वालिफाइड, एक ही बात है। ठीक, चल। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या लिखा है? लुनेटिक मतलब क्या बताया मैंने? पागल। क्या लुनेटिक के साथ आपने अग्रीमेंट किया और वो अग्रीमेंट वैलिड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ी सी सिचुएशन समझना, थोड़ी सी फिल्मी सिचुएशन समझना। ठीक है, थोड़ा सा ड्रामा। एक इंसान पागल है, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गया, थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया? ठीक हो गया। अब जैसे ठीक हुआ, उसने अपने घर प्रॉपर्टी बेच दी भाई। थोड़े टाइम के लिए ठीक हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया,
तो ठीक था ना उस टाइम पर, फिर से उसको अटैक आया, दिमाग में अटैक आया उसको, है ना, और फिर से उसका दिमाग खराब हो गया। अब समझो, लुनेटिक अग्रीमेंट, अगर मैंने आपको क्या बोला, दिमागी रूप से सही नहीं है ना, तो जब उसने साइन किया था दिमागी रूप से सही था कि नहीं था, अभी मेरे एग्जाम्पल में सही था ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा ना, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा भाई। अब करते रहो पुलिस के सामने कोर्ट कचहरी, ठीक है। तो वो एक दिन के लिए जब वो ठीक हुआ, वो अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो अग्रीमेंट वैलिड है और प्रॉपर्टी आपकी है। वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर से डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्या एविडेंसेस आप दे रहे हो, दे दिया सही तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो जनरल रूल समझो समझो, हाँ वो तो फिर किस्मत ही, ठीक है। जनरल रूल, लुनेटिक एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड है, क्योंकि नहीं कर सकते ना पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ब्रेक में अगर जो वो ब्रेक था ठीक होने वाला, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वैलिड है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड लुनेटिक, अ पर्सन इज अनसाउंड व्हेन ही मेक द कॉन्ट्रैक्ट ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट। उन्होंने कहा कि भाई वो सही दिमाग यूज नहीं कर पाएगा, उसका क्या अच्छा है क्या उसका बुरा है, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट से दूर कर रहे हैं। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अ लुनेटिक एग्रीमेंट इज देयरफॉर वॉइड, जनरली तो वॉइड होगा, बट ये है इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बताया। जनरली तो हम बोल रहे हैं भाई आप उसके साथ अग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, बट इफ ही मेक्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज साउंड ड्यूरिंग दी, क्या लिखा है, लूसिड इंटरवल, बीच का जो वो इंटरवल मिला आपको, ही विल बाउंड बाय इट। तो यस, वो बीच के इंटरवल में अगर वो ठीक होता है फिर से वो पागल हो जाते हैं तो यस, अब उसे तो मानना पड़ेगा। चलो कंसेप्ट समझ में आया, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या होता है ना, लॉ तो बेचारे सीधे ही होते हैं, जनरल रूल ही बनते हैं। ये एक्सेप्शंस आपको क्या लगता है कैसे बनते हैं, जैसे जैसे सिचुएशंस आई, बस जैसे जैसे इंसानों ने अपना दिमाग लगाया वैसे वैसे अमेंडमेंट लाके एक्सेप्शन घुसाते गए कि भाई देखो ऐसा तो है लेकिन अगर ऐसा आएगा तो देखना पड़ेगा। तो लॉ की जो बुक है वो इतनी मोटी 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 थ्रू अमेंडमेंट होती जाती है, लोग दिमाग लगाएंगे अमेंडमेंट आएगा, लॉस में लिख दिया जाएगा फिर वो, ठीक है। चले, फ्लॉज किस में बच्चा, इन कंसर्न, मतलब यहाँ पे जनरल रूल क्या है, फ्री कंसर्न होनी चाहिए, कुछ याद आना चाहिए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि अग्री पार्टी ने प्रेशर में आके अभी तो साइन कर दिया, अब वो उसके ऊपर है कि वो उसे चुपचाप मान लेता है कि नहीं। चले, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कंसर्न से होना चाहिए, फ्री होना चाहिए कंसर्न, कंसर्न इज नॉट फ्री, तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोसेन बोलेंगे इसे। दूसरा क्या लिखा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। तीसरा क्या लिखा है, मिस रिप्रेजेंटेशन। तीनों कंसेप्ट को वन बाय वन पढ़ेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, फ्रॉड करना, या फिर हम क्या पढ़ेंगे, ये नहीं, क्रोसिन मतलब क्या होता है, जोर जबरदस्ती, गन पॉइंट वाला ही वॉइडेबल, ये पूरा भी इसी में चलेगा एग्जाम्पल। और क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस करना। मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूँ और मुझे मालूम है कि जो मैं बोलूंगी तुम मेरी बातें मानोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई बड़ा होगा या आपके दोस्त यार में कोई ऐसा रहेगा जिसकी बातों से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इस पोजीशन का फायदा उठा रहा है, अगर वो इस डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा रहा है तो फिर यस उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल घर में कोई बड़ा है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा नहीं उठा रहा है, वो आपके भले के लिए बोल रहा है, उसमें तुम्हारी भलाई है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अगर उसमें उसकी भलाई नहीं है, उसका फायदा है, पर्सनल फायदा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। डिटेल में पढ़ेंगे, आ जाओ, हम पढ़ क्या रहे, हेडिंग बताओ कौन सी पढ़ रहे हैं, फ्री कंसर्न पढ़ रहे हैं हम। फ्लॉज है किसमें, कंसर्न में। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसर्न होना चाहिए, म्यूचुअल कंसर्न होना चाहिए। अगर फ्री कंसर्न नहीं है तो ये तीन चीजें मानी जाएंगी, इन तीन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वे देर इज अ कंसर्न बट इट इज नॉट फ्री, कंसर्न तो है लेकिन गन पॉइंट में मैंने आपसे हाँ बुलवाया है। द कॉन्ट्रैक्ट जनरली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसर्न इज नॉट फ्री। ये लाइन तो समझ में आई रही होगी, वॉइडेबल है ना, अग्री पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उसे वॉइड बनाए या फिर उसे वैलिड बनाए। चलिए वन बाय वन पढ़ेंगे। विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, जानबूझकर आपने कुछ गलत किया, मतलब आपका इंटेंशन क्या है, फ्रॉड करने का, ठीक है।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने फ्रॉड का पहले मीनिंग बताया है। उनके अकॉर्डिंग फ्रॉड मतलब क्या है? डिसीव करना अनदर पार्टी को, बोले तो धोखा देना। ठीक है, चलिए। आप जानबूझ के कोई ऐसा सजेशन दे रहे हो, कोई ऐसा फैक्ट बता रहे हो जो आपको पता ही है कि वो सही नहीं है, तो ये एक तरीके का, देखो तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारी फ्री कंसर्न है, तुम्हारी फ्री कंसर्न है, तुम कह रहे हो हाँ दीदी ये घर खरीदूं मैं तैयार हूँ, मैंने कहा मैं भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई नहीं, तो आपकी तो हाँ है ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि ये फ्री कंसर्न तो तब थी ना जब आपने सारी बातें बताई थी। अगर मैंने कुछ फ्रॉड किया, चीटिंग किया, अगर मैंने नहीं बताया, अगर मैं ये बताती तो मुझे मालूम था कि सामने वाला साइन नहीं करता, तो फिर इसे फ्री कंसर्न नहीं माना जाएगा। ये तो धोखा करके मैंने उसे साइन करवा लिया, जो अक्सर होता है ना। प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड है, बेच रहे, जबकि मालूम मेरे पास सिंगल साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बेच के उससे पैसा ले लिया, बाद में देखी जाएगी, जब रजिस्ट्री करने गए तो चूना लग गया, एक तरीके से फ्रॉड हो गया। तो सामने वाले का तो दिख तो रहा है कि वो तो खरीदने को तैयार है, लेकिन मैंने झूठ बोलकर, अगर मैं उसे बताती डिस्प्यूटेड है ना, तो क्या सामने वाला साइन करता? नहीं। तो ये फ्री कंसर्न नहीं माना जाएगा। हम पढ़े कब का फ्री कंसर्न नहीं माना जाएगा, कब का फ्री कंसर्न नहीं माना जाएगा, ये 3 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, मिस रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल जानबूझ के कर रही हूँ, फ्रॉड कर रही हूँ, जानबूझ के कोई ऐसे सजेशन फैक्ट दे रही हूँ जो सही नहीं है, झूठ बोल रही हूँ मैं मालिक हूँ, जो कि मैं मालिक हूँ भी नहीं, मेरा इंटेंशन सीधा पैसे लेके दौड़ लगा देने का, प्रॉपर्टी जाए भाड़ में। ठीक है, या फिर क्या किया है? कंसील मतलब क्या होता है? छुपाना। मैंने कुछ बातें छुपाई। पहले वाले पॉइंट में क्या बताया? कुछ गलत बताया। सेकंड में क्या बोल रही हूँ? कुछ बातें थी छुपाई, 4 बातें बताई सही, लेकिन 10 बात थी, उसमें से 6 बातें छुपा ली, आधा आधा सच बोला। ठीक है, हैविंग नॉलेज बिलीव ऑफ द फैक्ट, सब मुझे पता था लेकिन जानबूझ के नहीं बताया, तो फ्रॉड करियो ना। कुछ नहीं, आप फ्रॉड के तरीके बता रहे, या तो आपने झूठ बोला, या तो आपने कुछ छुपाया, या फिर प्रॉमिस, बड़ी बड़ी बातें, मुझे मालूम है बस आज बोलनी है बड़ी बड़ी बातें, कल से तो मैं दिखने भी नहीं वाली। ठीक है, तो अक्सर होता है ना, उधार ले लिया जाता है, इस इंटेंशन चुकाना थोड़ी ना है। ठीक है, तो प्रॉमिस किया विदाउट इंटेंशन कि भैया मुझे वो प्रॉमिस है ना निभाना है, एनी अदर किसी भी तरीके से आप धोखा दे रहे हो, कोई भी वे हो, एक्ट या ओमिशन, लॉ स्पेशली बोलता है कि ये फ्रॉडुलेंट है। अगर आपने वो काम किए तो माना जाएगा कि यस आपने फ्रॉड किया है, सामने वाली की कंसर्न फ्री नहीं है, भले वो फ्रीली दे रहा था, लेकिन वो तब दे रहा था ना जब बातें छुपाई गई, झूठ बोली गई, बताते तो वो ये नहीं करता। पहला समझ में आ गया? पक्का? अब इन्होंने बोला फ्रॉड की कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ नहीं, फ्रॉड की डेफिनेशन है। ठीक है, कुछ नहीं, फ्रॉड की डेफिनेशन पॉइंट वाइज है, अगर इनको मैं पॉइंट्स हटा दूं तो ये एक पैराग्राफ है डेफिनेशन का। चलो, फ्रॉड क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, समझ में आ रहा होगा, ये एक डेफिनेशन है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, इंटेंशन दैट इट शुड बी एक्टेड, इंटेंशन ये कि भैया ये झूठ बोल रही हूँ मैं, जो बात में बता रही हूँ वो ये काम करे, क्या काम करते भाई? साइन करने वाला। रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली इंड्यूस टू अदर पार्टी, झूठा झूठा रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ ताकि सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकूं, धोखा देना चाहती हूँ उस पार्टी को मैं। ठीक है, जिसके लिए उसे क्या मिलना चाहिए? इंडेमनीफाइड। इंडेमनिटी का मतलब बताया था मैंने, इंडेमनिटी बोले तो कंपनसेशन, इंडेमनिटी बोले तो कंपनसेशन। जिस पार्टी को मैं डिसीव कर रही हूँ उसे इस चीज के लिए क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ। स्टेटमेंट आइदर विद द नॉलेज, मुझे पता था कि वो गलत है, तो कुल मिला के फ्रॉड की डेफिनेशन है ये, बस ये डेफिनेशन पॉइंट वाइज है। वापस, व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड? फ्रॉड एक गलत रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, जिसमें मेरा इंटेंशन है कि सामने वाले को झूठ बोलो ताकि वो ये काम कर सके, और मेरा पर्पस बस सामने वाले को है ना किसी गलत काम के लिए इन्फ्लुएंस करना ही है। वो धोखा जिस टाइप का मिल रहा है उसे उसके लिए कंपनसेशन, उसका लॉस और उसे मिलना चाहिए, और फाइनली ये जानबूझकर मैंने ये झूठ बोला था। ठीक है, तो फ्रॉड की डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में आ गई? पक्का? क्या लिखा है? अजीब अजीब से मुंह बनने लगा तो क्या है ये? लैटिन टर्म। इस लैटिन टर्म का मतलब क्या है? गुड फेथ। लैटिन टर्म का मतलब क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ, बोले तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, इसमें आपका इंटेंशन हमेशा क्या होना चाहिए? गुड फेथ में। कॉन्ट्रैक्ट इन विच लॉ इज इम्पोज स्पेशल ड्यूटी टू एक्ट, कोई भी काम करोगे गुड फेथ में करने का। डिस्क्लोज करो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कुछ भी छुपाया तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। फेलियर टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन रेंडर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, अगर आपने कुछ नहीं बताया तो हम इसे क्या मानेंगे? वॉइडेबल, क्योंकि फ्री कंसर्न तो नहीं है ना। ठीक है, चलिए आ जाए।
अब यहाँ पे उन्होंने बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट उब्री में जाए, यही सब लैटिन टर्म है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ में तब माना जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। सेकंड क्या दिख रहा है, कंपनीज प्रोस्पेक्टस, फिर क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट। अब समझो, हम कह रहे हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड, assured must disclose to the insurer all material facts, whatever he state must be correct and truthful। चलो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी सारी चीजें डिस्क्लोज करती है, करती है, छोटा सा स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशन इतनी सारी दे देती है, हम खुद से पढ़ते नहीं है, बात अलग है। जब भी केस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ही जीतती है। क्यों जीतती है? क्योंकि उसने बताया है, हमने नहीं पढ़ा इतना ज्यादा समझकर। वो छोटी छोटी में चीटी फॉर्म में लिखा रहता है ना, अरे अक्सर खुद ही तुम अपने मोबाइल हो गया, सिस्टम हो गया, लैपटॉप हो गया, उन सब में आप अक्सर सारी चीजें, है ना, आई एग्री आई एग्री आई एग्री करते हो। कभी सोचा पढ़ने का? जिस दिन क्लिक किया तो देखा इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, है ना, तो कभी पढ़ने का भी सोचा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी भी ये कहती है कि भाई ये काम आप कर सकते हो, लेकिन स्टार लगा देती है और स्टार पीछे रहता है उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसमें 2-3 पन्नों का क्या रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन। और आपको लगता है कि आपको बताया नहीं गया। बच्चों, आपको बताया गया, हमने आलस दिखाया पढ़ने में। बात समझ में आई? ठीक है, तो सारी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो साफ साफ लिखा है एश्योर्ड मस्ट बी डिस्क्लोज। क्या डिस्क्लोज? इंश्योरर, इंश्योरर मतलब आप वो इंश्योरर, ठीक है। ऑल द मटेरियल फैक्ट्स वॉट एवर ही स्टेट मस्ट बी कवर्ड एंड ट्रूथफुल, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा गुड फेथ में होगा, आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनीज प्रोस्पेक्टस। कंपनी के शेयर्स खरीदते हो? हम तो स्टॉक मार्केट से खरीद लेते हैं, लेकिन कंपनी का जब आईपीओ आता है तो फर्स्ट टाइम तो कंपनी से खरीदना है, तो कंपनी का ना प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी का पूरा चिट्ठा लिखा होता है। लेकिन हम तो बस कंपनी के शेयर्स ऐसे ही खरीद ले रहे हैं। हम कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं? हमें तो बस मार्केट की खबरें मालूम है कि ये कंपनी के शेयर्स आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए हम खरीद रहे। प्रोस्पेक्टस हम रीड भी नहीं करते। प्रोस्पेक्टस की ऐसी पूरी बुकलेट टाइप की आती है, ऊपर से वो भी एब्रिज्ड फॉर्म होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्रिज्ड? शॉर्ट समरी फॉर्म होता है, ब्रीफ होता है। अगर आप डिमांड करोगे कि नहीं हमें कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कंपनी है ना वो 300-400 पन्ने की बुकलेट आपको दे देगी कि लो पढ़ लो भैया कंपनी का प्रोस्पेक्टस। तो कुल मिला के कंपनी के भी प्रोस्पेक्टस में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है जब आप कंपनी से क्या खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो। When a company invite a public to subscribe for its share, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ट्रूथफुली। कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि भाई अपने प्रोस्पेक्टस में सब डालो। अब तुम बीइंग अ सीएस अगर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम उस प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें डलवाते हो ताकि कल को कोई केस ना आए। अब वो बात अलग है कि शेयर होल्डर उसे पढ़ता नहीं है और कंपनी का शेयर्स खरीद लेता है, फिर बाद में अगर उसे लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं है, तो वो बोलता है भाई कंपनी ने बताई नहीं, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें लिखी थी। इट इज जस्ट लाइक इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में सब बताया था, ऐसे ही कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में सब बताया। क्योंकि लॉ उन्हें बोलता है भैया बताओ, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है, लेकिन हम वो जागो ग्राहक जागो नहीं बन पाए चीजें पढ़कर। बात समझ में आ गई? चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ में तब माने जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिले। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला कि जब भी वो जनता से बोलती है आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो वो प्रोस्पेक्टस देती है, तो प्रोस्पेक्टस में भी क्या होता है, सारी डिटेल्स रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द लैंड, वेंडर की ड्यूटी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आपने पढ़ा होगा, राइट्स होते हैं, बायर के भी राइट्स है भाई उसे सारी चीजें बताई जाए। वेंडर कौन? बेच रहा, सेलर। वेंडर इज अंडर द ड्यूटी टू द परचेजर, सेलर की भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि परचेजर को बताए, क्या बताए, शो गुड टाइटल टू दी लैंड। अगर मैं एकदम डिटेलिंग की बात करूं, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो ना, तो अगर प्रॉपर्टी तुमने मुझसे खरीदी, आपने पूछा मालिक कौन है, मैंने कहा मैं हूं, तो बस मैंने बोला मैं हूं, तुमने भरोसा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट दिखाओ, रजिस्ट्री दिखाओ, रजिस्ट्री में नाम है कि नहीं। तो गुड टाइटल, गुड टाइटल का मतलब क्या है, रजिस्ट्री मतलब प्रूफ, ओनरशिप का प्रूफ। गुड टाइटल टू दी लैंड, गुड टाइटल से मतलब क्या, ओनरशिप का प्रूफ हमें दिखाइए। प्रॉपर लॉयर चेक करता है, रजिस्ट्री नकली बना के घूम रही हूं मैं, पता चला, हो सकता है ना पॉसिबल, तो चेक करना इसे ऑनलाइन, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे कुछ नंबरिंग्स होते हैं, उन नंबर को ऑनलाइन चेक किया जाता है, जनरली ये सारे काम लॉयर्स करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन चेक कर दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे। अब रजिस्ट्री में तो मेरा नाम लिखा है और जब ऑनलाइन चेक किया तो किसी मिस्टर दिस का नाम लिखा है, तो चेक हो गया ना कि फेक है ये। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे उन्होंने बोला सारे कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ में होने चाहिए, सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल कंपनी के प्रोस्पेक्टस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी जमीन को खरीदने बेचने का काम करो तो भैया सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया परचेजर को क्या देगा, गुड टाइटल दे। उसके बाद अगर वो खरीदता है, रजिस्ट्री दी थी, मैंने दी थी, चेक भी करवा ली, सब सही था, फिर आपने खरीदा और बाद में कुछ धोखा मिलता है, तो हम मानेंगे कि सामने वाले की फ्री कंसर्न नहीं थी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कब कब फ्री कंसर्न नहीं मानी जाएगी, अगर धोखा हुआ है तो कभी वो कंसर्न फ्री नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द क्या लिखा है, ये प्रॉपर्टी की बातें आती हैं तो भैया फैमिली के कान खड़े हो जाते हैं, भाई फैमिली पीछे कैसे रहेगी। अब अक्सर है ना, पापा की डेथ होगी, उनके 4 बच्चे, तो इन 4 बच्चों में क्या होगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। तो भाई पापा की जितनी प्रॉपर्टीज है सबका बंटवारा होगा ना। पता चला 2 ही प्रॉपर्टी सबको पता है, बाकी 4 किसी को पता नहीं है, वो 2 में ही बंटवारा हो रहा है। तो भाई पहले पापा की प्रॉपर्टी है कितनी, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ प्रॉपर होगी, लेकिन हर कोई वसीयत नहीं लिखता, ठीक है, कोई लिखता कोई नहीं लिखता। When members of the family make agreement or the arrangement for the settlement of the family property, वो family property का settlement कर रहे हैं, each member of the family must make full disclosure of every material fact। 4 भाई में से एक भाई को पता है कि पापा के पास 4 घर है, बाकियों को पता ही नहीं, शायद वो बाकी नालायक थे, पापा ने कभी उनको डिस्क्लोज किया नहीं। अब पापा तो चल बसे, है ना, अब इस लड़के को लगा कि चलो इस का फायदा उठाया जाए, ठीक है। तो अब उसने क्या कर दिया, सारे घर उसके हो गए और बाकी उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि लोगों को दिखे नहीं ना कि भाई ये ले क्यों नहीं रहा है इसमें, बाद में पता चलता है। तो उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वो घर फिर आपके है ही नहीं। अगर पता चल गया तो पता चल गया, तो नहीं पता चलो तो नहीं पता चले, है ना। चलो, तो कुल मिला के सारे कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ में हैं तो कंसर्न फ्री है, गुड फेथ में नहीं है तो कंसर्न फ्री नहीं है। तो ये अभी हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो फ्रॉड, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन का पढ़ा, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, ये वो मेरा लैपटॉप वाला एग्जाम्पल। अब इस बच्चे के साथ मैंने जोर जबरदस्ती करी थी, फ्री कंसर्न है क्या, नहीं है, ठीक है। क्रोसिन सेक्शन 15 बोलता है द कमिटिंग या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट जो फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड है। इंडियन पिनल कोड, अब समझो इंडियन पिनल कोड क्या है, इसको शॉर्टकट में आईपीसी बोल सकते हो। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए इंडियन पिनल कोड बना है और उसमें खतरनाक पनिशमेंट लिखी है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस करोगे तो इसमें ये आपको पनिशमेंट मिलेगी। एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में है, आपके पढ़ोगे, इंडियन पिनल कोड पढ़ोगे तो एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। क्रिमिनल भी पढ़ोगे, किस ऑफेंस के लिए क्या, चोरी के लिए क्या, वो 420 बचपन से पढ़ते थे ना, ये 420 है, ये 420 है, वो 420 पढ़ोगे तुम लोग एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। धोखाधड़ी का जो केस रहता है 420, ठीक है। चले आ जाए, तो किसी को भी डराया धमकाया इसे, है ना, जोर जबरदस्ती करी, तो हम नहीं मानेंगे कि भैया फ्री कंसर्न है। अब एग्जाम्पल देके ए एट द पॉइंट ऑफ दी, है ना, सेम एग्जाम्पल तुम खुद रीड करोगे। डन। मेयर थ्रेट बाय 1 person टू अनदर प्रोसिक्यूट हिम डज नॉट अमाउंट टू क्रोसिन। बस डराया धमकाया नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, बस डराया धमकाया, बस ये नहीं होना चाहिए केस, मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द थ्रेट। मैंने लैपटॉप लिया तो बदले में पैसे दिए थे ना पैसे, तो हम मानेंगे कि भैया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है ना। मैंने बस डराया धमकाया, तब तो क्रिमिनल केस दूसरा और बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, नहीं तो क्रिमिनल केस है। मैंने पैसे ही नहीं दिए, याद है, तो बोले दीदी पैसे क्यों दे दिए, मैंने पैसे इसलिए दिए थे ताकि कॉन्ट्रैक्ट बन पाए, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन। अदरवाइज मैं तो बंदूक की नोक में सीधा लैपटॉप लेके चली जाती, तो फिर वो क्रिमिनल केस बनता, आईपीसी में जाता। बात समझ आ गई। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, बस एक चीज मिसिंग थी, दैट वाज फ्री कंसर्न। समझ में आया बच्चों? आओ, इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, मैं हूं डोमिनेटिंग पोजीशन में, मैं जो बोलती हूँ तुम मेरी बात मानते हो, लेकिन समझ लो मुझे कुछ फायदा मिलने वाला है, ठीक है। मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ फायदा मिलने वाला है। अब फायदे के चक्कर में मैंने तुम्हें कुछ ऐसी बात बोली जिसे तुम अग्री तो नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें लगा कि नहीं यार दीदी बोल रही है तो कुछ सही बोल रही होगी, लेकिन इसमें मेरा एक कुछ पर्सनल फायदा है, तो इस टाइप की चीजों को अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। सिचुएशन चेंज, एक्चुअल में मैं तुम्हारा कोई जेन्युइन फायदा बोल रही हूँ, उसमें मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़ी ना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, प्रूफ ही करना पड़ेगा, अब सारी चीजें प्रूफ में ही होती है ना, वो पुलिस का काम है, ठीक है। सेक्शन 16 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी
produced by undue influence when relations subsisting between the parties are such that one party is in the position of the dominant. एक पार्टी, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें से एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, उसकी इच्छाओं को मैं कंट्रोल करती हूँ, ठीक है. यूज दैट पोजीशन, इंपॉर्टेंट है कि भाई उस पोजीशन को मैं अपने फायदे के लिए अगर यूज करूंगी तो माना जाएगा. नीचे उन्होंने फिर से रिपीट किया है. पहला पॉइंट क्या है? डोमिनेटिंग पोजीशन. दूसरा, उसे अनफेयर तरीके से मैं फायदा लेने का सोच रही हूँ, ठीक है. तो अब तीन चीजें. पहला हमने क्या पढ़ा? विलफुल रिप्रेजेंटेशन. देखो हम फ्री कंसर्न पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्री कंसर्न होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. कंसर्न फ्री नहीं है तो वो क्या है? वॉइड की वॉइडेबल. नाम हमने यहाँ पे दिया वॉइडेबल, ठीक है. यहाँ पे कब कब फ्री कंसर्न नहीं माने जाएगी? तीन केसेस. पहला विलफुल रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन बोलो या फिर फ्रॉड बोलो. दूसरा क्या था? क्रोसिन मतलब जोर जबरदस्ती. तीसरा क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस, डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाना. तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ये, दोनों का फायदा है तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है. किसी एक ने फायदा उठाया और सामने वाले का नुकसान हुआ तो हम क्या मानेंगे? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है और सामने वाले की फ्री कंसर्न नहीं थी, उसने प्रेशर में हाँ बोला क्योंकि मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूं. नुकसान पैसों के भी टर्म में हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है, इमोशनली मेंटली किसी भी टर्म में. अगर पता चला फॉर एग्जाम्पल विलफुल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है? झूठ बोला तो किसी भी टाइप का नुकसान होगा, रेमेडी मिलेगी, ठीक है. फिर क्या बोला मैंने? जोर जबरदस्ती करवाया, गन पॉइंट में, नुकसान, ठीक है. और जरूरी नहीं है नुकसान किस टाइप का. याद करो हमने टॉट भी पढ़े. टॉट क्या बोलता है? लीगल राइट का भी अगर नुकसान है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप लिया इससे और पैसे तो दे दिए थे ना, कोई नुकसान नहीं था इसका. कोई नुकसान था? मेंटल टॉर्चर तो लिया इसने, उसकी इच्छा ही नहीं थी, उसकी इच्छा के अगेंस्ट मैंने लिया, जबकि नुकसान तो कुछ नहीं है, असॉल्ट है ना, धमकाया मैंने इससे, ठीक. चलो चीजें समझ में आई? थोड़ा सा ब्रेक दे दूं? ब्रेक देती हूँ. क्या बेटा? अब देखो कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना. साफ टॉट में क्या लिखा था? याद करो. टॉट वो है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. अगर चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आ गई हैं तो वहां पे नहीं आएंगी. बस मैं तुम्हें मीनिंग बता रही थी कि ऐसी सिचुएशन वहां भी देखी थी, ठीक है. हमने साफ क्या पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट की चीजें तो अलग ही हो जाती क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अलग से बना है. ट्रस्ट, वेरी गुड. चलिए टॉपिक बताइए क्या लिखा है? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. दूसरे सेंस में बोलूं लॉफुल ऑब्जेक्ट. ये पढ़ा था ना अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद, है ना. तो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या? आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए? लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. वही कि चोर, दो चोर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जो भी माल आएगा 50-50 बांटने का. चलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, ठीक है. ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट by free consent of parties, component of the contract, lawful consideration, सेम वही वाली लाइन जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए. तो एक और पॉइंट लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. सेक्शन 23 बोलता है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों लॉफुल होना चाहिए. कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है. मैं 1 करोड़ दूंगा, 1 करोड़ में मर्डर कर देना, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा कि भाई किसी को मर्डर करना था, है ना, किसी को मर्डर हो गया, मेंटल बॉडी मिलेगी, है ना. और सामने वाले को क्या मिलेगा? 1 करोड़. बस अब तुम लोग ये बात डिस्कस करो, है ना, कि बॉडी का क्या होगा. नालायक. चलो, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? लॉफुल. जहां लिखा है अनलेस, इट इज क्या लिखा है? हमेशा इन्होंने बोल रखा है कि भाई कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए. मतलब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना. तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं है. क्या क्या नहीं होना चाहिए? फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिड मतलब मना, जो लॉ ने मना करके रखा है. क्या लिखा है? डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ बोले तो हाँ, जुटलाना. लॉ में जो भी बातें लिखी तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो. हम आपको ऐसा कोई भी कंसिडरेशन, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेने देंगे जो लॉ के अगेंस्ट है. नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? फ्रॉडुलेंट. ये सब अलाउड नहीं है. कौन कौन से चीजें नहीं अलाउड है? जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, जो प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो, फ्रॉडुलेंट हो,
जिससे इंजरी पहुंच रही हो किसको, पर्सन या प्रॉपर्टी को, या फिर इमोरल, या फिर किसके अपोज है, पब्लिक पॉलिसी। तो ये सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड नहीं है। जनरल रूल, कंसिडरेशन और क्या आपका ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दीज केसेस अनलॉफुल, तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी लिस्ट किसकी थी, अनलॉफुल की थी। एवरी अग्रीमेंट ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है तो उन सारे अग्रीमेंट्स को हम वॉइड बोलेंगे। डन, पक्का। ये तो चिल्लर हेडिंग थी। हेडिंग बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है। चलिए ये समझते हैं। आ जाइए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताओ पहले मुझे। इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट की लिस्ट थी उसमें से कुछ भी मिसिंग है, मतलब लीगल इफेक्ट नहीं है। लैक ऑफ लीगल इफेक्ट बोल सकते हो। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, टू हैज नो लीगल इफेक्ट, दोनों की बात करेंगे, एक तरफ वॉइड है एक तरफ इलीगल है। सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल होते हैं क्या, क्या सारे के सारे इलीगल वॉइड होते हैं, हाँ। चलिए दोनों का कंपैरिजन करके अब हम पढ़ेंगे। भाई बातें कर रहे ना लाइक को, ध्यान दो इधर। फर्दर इफेक्ट हम पढ़ेंगे, आ जाओ। एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, ए बोरो फ्रॉम बी, कितना पैसा लिया उसने, 1000 रुपए, और किसको दे दिया, सी कौन था, माइनर। मैंने तुमसे पैसे लिए, हम दोनों मेजर है, और पैसे लेते वक्त मैंने बता दिया कि ये मैं पैसे किसको देने वाली हूँ, सी को देने वाला हूँ, और वो सी कौन है, एक छोटा बच्चा माइनर है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए और सी, अब ए, मैंने इससे पैसे लेकर उसको दिए, किसको दिए, माइनर को दिया, तो माइनर और मेरे बीच में पैसे का लेन देन हो सकता है क्या, एक मेजर और दूसरा माइनर है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट सीधे से वाइड। बट बी रिकवर द मनी फ्रॉम ए, क्या लिखा है, नेवरदलेस, मतलब बी कैन nevertheless recover the money from A. On the other hand, if A had borrowed 1000 from B to buy a, क्या लिखा है, मैंने ए से, नहीं एग्जाम्पल चेंज किया है, दो एग्जाम्पल चल रहे, एक एग्जाम्पल क्या, मैंने इसे उधार में पैसे लिया और पर्पस क्या था, माइनर को देने का, एग्जाम्पल चेंज, मैंने इससे पैसे लिए, पर्पस क्या था, गन खरीदने का, और शूट करना चाहती थी सी को। दो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। द क्वेश्चन वेदर बी कैन रिकवर द मनी hinges on whether B was aware of the purpose. hinges मतलब क्या होता है, पीस, एक छोटा सा सिचुएशनल, ठीक है। अब समझो दोनों एग्जाम्पल में नोटिस क्या करना है, बी हैड नॉलेज ऑफ इलीगल पर्पस। अब समझो सिचुएशन क्या है, अगर मैंने इससे पैसे लिए, पर्पस मैंने इसको बता दिया, तो मैं एक छोटे बच्चे को देने जा रही हूँ पैसे, तो ये साफ मुझे मना कर देता। चेंज, मैंने इसे पैसे लिए किसी को शूट करने के लिए, तो ये नहीं देता, है ना। तो अगर इसे पर्पस पता है कि किस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, तो अब जब मैंने ये गलत काम किया, मैं तो जेल की सलाखों में चली गई, तो ये मुझसे पैसा निकलवा पाएगा। पर्पस अगर इसे पता था तो ये पैसा मुझसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसने गलत कामों के लिए मुझे ये पैसा दिया था। हाँ, अगर इसे पर्पस नहीं पता था तो इसने तो गुड फेथ में काम किया ना, इसका काम है, ये तो बहुत लोगों को, लाखों करोड़ों लोग को लोन देता है भाई, हर किसी से पर्पस पूछता फिरेगा, इसने प्रूव कर दिया कि मुझे नहीं पता था, तो अब ये एलिजिबल है मुझसे पैसे रिकवर करने के लिए। तो सिचुएशन ये है कि जिससे पैसा लिया जा रहा है उसके बाद जो गलत काम किया जा रहा है सामने वालों को पता है, तो अब पता होने पे वो रिकवर नहीं कर पाएगा, अदरवाइज रिकवर कर लेगा। समझ में आया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कहला रहे हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इलीगल, वॉइड। Therefore, it may said that all legal, same बात है वही, agreements are void, लेकिन सारे के सारे void agreement not necessarily illegal। समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा कि चलिए ये लीगल अग्रीमेंट तो हो गए, तो इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे। सबसे पहला क्या लिखा है, अगर इलीगल अग्रीमेंट है तो वो वॉइड है, सबसे पहला काम क्या है, वो वॉइड है। दूसरा क्या लिखा है, अभी मैंने आपको बताया, क्या हो गया बच्चे, कुछ डाउट है, किसका मतलब, पेंटिंग का है, अच्छा, पॉल्यूट, खराब करना, छोटा सा लिखा है पॉल्यूट, आ जाओ वापस, हाँ खराब होना। चलिए
इलीगल अग्रीमेंट में क्या क्या फैक्ट्स, अब इसके और मेरे बीच में इलीगल अग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन इस इलीगल अग्रीमेंट के बाद होगा क्या, पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे, वॉइड है, मतलब ये मीनिंगलेस है, यूजलेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, वॉइड। दूसरा, गलत कामों के लिए क्या पार्टी के पास राइट है रिकवर करने का, बिल्कुल नहीं। नो एक्शन कैन ब्रॉट बाय द पार्टी टू एन इलीगल अग्रीमेंट। हाँ, तो अब वो क्या रिकवर करेगा उससे 50%, बिल्कुल नहीं। ठीक है, द मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब प्रिंसिपल। अब देखो ये क्या लिखा है, लैटिन टर्म है, एक्स टू पी कॉज नॉन, क्या लिखा है खुद तो मैंने गोद दिया इसके ऊपर ही, ठीक है। हाँ, नॉन ओरितुर एक्शन, इसका मतलब ये फ्रॉम एन इविल कॉज नो एक्शन अराइज। गलत काम किया अगर आपने और आपको लग रहा है उस गलत काम का आपको रिकवरी मिल जाए तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, पहला और दूसरा समझ में आया। पहला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, दूसरा कोई पैसा वापस नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तुम भी जेल में जाओगे, मैं भी जेल में जाऊंगी, जेल में अब एक दूसरे से मांगते रहना, पैसा कहाँ छुपाया। ठीक है, चलिए। मनी पेड या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंडर इनलीगल एग्रीमेंट कैन नॉट बी रिकवर। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पैसे दे दिया, प्रॉपर्टी नहीं आएगी वापस, तो सेकंड और थर्ड में लिखा है, सेकंड क्या बोल रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपकी रिकवरी करने में कोई हेल्प नहीं की जाएगी, और अगर पैसा या प्रॉपर्टी कहीं चला गया तो उसे भी निकलवाने में कोई हेल्प की जाएगी नहीं। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सेकंड, सेकंड कह रहे कि मैं कहूंगी मुझे मेरा पैसा चाहिए, पुलिस बोलेगा, कोर्ट बोलेगा हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा बाय द लॉ। सेकंड पॉइंट समझ में आए। थर्ड बोल रहा है, मैं कहूंगी इसने मेरा पैसा ले लिया, इसने प्रॉपर्टी ले ली, उसने बोला कि भाई रिकवरी करने में कोई हेल्प नहीं, तो पहला दूसरा तुम्हें सिमिलर ही लगेगा, बस सेकंड में क्या बोल दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते आपका, दूसरे में क्या बोल दिया, हम आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं दिलवा सकते, हम आपका पैसा आपको नहीं दिलवा सकते, तो स्पेसिफिक बता दिया। सेकंड वाला पॉइंट जनरल बोल रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, और थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ये वाला काम भी नहीं करेंगे। समझ में आया, दोनों रिलेटेड ही है। फोर्थ क्या लिखा है, मान लो अग्रीमेंट के दो पार्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है, एक एप्पल का एग्जाम्पल ले लूं। एप्पल थोड़ा सा सड़ा है, क्या करते हैं अपन, पहले कट करके देखते हैं, अंदर देखो और खराब है, देखा और खराब है, तो भाई अब तो फेंकना बनता है। लेकिन अगर थोड़ा खराब था तो कट कर कर बाकी पोर्शन को खाया जा सकता है। अग्रीमेंट के दो पार्ट है, एक पोर्शन उसका इलीगल है, दूसरा पोर्शन उसका वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट है, वन पार्ट इज लीगल, अदर पार्ट इज इलीगल। कुछ बातें उसमें सही लिखी हो, कुछ बातें उसमें गलत लिखी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि चलिए हम घर खरीदेंगे, घर खरीदना सही काम है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दिए हैं प्रॉपर, लेकिन इस घर खरीदने के बाद हम ना फ्रॉड किया करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने ले लिया, अब इस प्रॉपर्टी, एक जेन्युइन प्रॉपर्टी हमने खरीद ली, अपने नाम पे, हम दोनों ने अपने नाम पे कर दिया। अब हमने कहा कि चलिए अब लोगों को धोखा देने का काम करेंगे इस प्रॉपर्टी से। ये धोखा देने का कैसे काम करेंगे, कि बेचेंगे, उससे बोलेंगे बेचना है, और बेचेंगे नहीं, पैसे लेके किसी और के पास चले जाएंगे, फिर किसी ऐसे 10 लोगों को बेचकर हम, हाँ वो जो डाउन पेमेंट टोकन अमाउंट होता है वो लेकर हम भाग जाएंगे। तो कुल मिलाकर आधी चीज तो सही है लेकिन आधी चीज खराब। तो इट इज जस्ट लाइक का कि मैंने एप्पल बताया, अगर बेस गलत है, अगर नींव कोर एरिया ही अगर आपका गलत है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल देंगे, गलत। लेकिन हम कहेंगे कोर एरिया गलत नहीं है, आधी चीजें सही है आधी चीजें, मतलब कि दोनों को अगर सेपरेट किया जा सकता है तो आधा कॉन्ट्रैक्ट सही है, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत है। बात समझ में आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट के कितने पार्ट, दो पार्ट, वन पार्ट इज लीगल, अदर पार्ट इज इलीगल। लीगल पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम इलीगल वन, सेपरेट किया जा सकता है, देन द कोर्ट विल एनफोर्स द लीगल वन। सेपरेट नहीं किया जा सकता तो साफ बोल दिया है पूरा कॉन्ट्रैक्ट, अब लीगल वाले को भी उसकी भरपाई चुकानी पड़ेगी, पूरा इलीगल हो जाएगा। तो अब कोर्ट के पास ये जजमेंट जाता है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई है क्या, दोनों में से अगर चलाया जा सकता है अलग करके तो चलाओ, नहीं चलाया जा सकता, सब कुछ ही खराब लग रहा है, तो भाई पूरे से इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है चीजें। जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी को लेकर बोला, प्रॉपर्टी किसके नाम पे, तुम्हारी मेरे नाम पे है, क्योंकि उस बंदे को, पहले वाले बंदे को तो जेन्युइन मैंने पैसा दिया था, तो हम दोनों तो मालिक बन गए, मतलब प्रॉपर्टी हमारी है। अब हमने धोखा किया, हम पर्सनली लायबल है उसे पैसे देने के लिए। अगर हमने टोकन अमाउंट ले रखा है सबसे तो उनको हम टोकन अमाउंट देंगे, अब वो जेल की सलाखों के पीछे जाकर हम देंगे। तो आधा ये सेपरेट हमने कर दिया, सेपरेट क्या कर दिया, प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ही रहेगी, क्योंकि किसी से भी हमने इतना बड़ा अमाउंट नहीं लिया कि जिससे हमें प्रॉपर्टी उनको पलटानी पड़े, तो सेपरेट हो गया। अब मैं कह रही हूँ सेपरेट नहीं हो पा रहा, सबसे मैंने करोड़ों करोड़ों ले लिए,
तो अब तो मुश्किल है, अब ये पूरा ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब मान लिया जाएगा और प्रॉपर्टी भी उनको देनी पड़ जाएगी। तो डिपेंड करेगी सिचुएशन कितनी तहत है, कितने लेवल ऑफ ऑफेंस हमने बढ़ा कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, अग्रीमेंट विच इज कोलेटरल टू इलीगल। बोले तो यहां गिरवी मत समझना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों का मीनिंग चेंज होता है। ठीक है, एक है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मेन है, एक होता है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वापस, एक होता है मेन और एक होता है उसका सप्लीमेंट पोर्शन। तो यहाँ कोलेटर का मतलब क्या है, सप्लीमेंट। अगर आपका मेन अगर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है तो उसके सपोर्ट में जो सप्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो भी क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें थी। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें नहीं है, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाए हैं। ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा इलीगल वाला। देखो फॉर एग्जाम्पल, हमने चोरी करी, चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा इलीगल है। अब हमने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ये पैसा है इसको हम क्या करेंगे, लोगों की भलाई के लिए यूज करेंगे, डोनेट करेंगे। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हमारे, पहला ही वाला क्या है, इलीगल है, तो उसके साथ जितने छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसे भी हम मान लेंगे इलीगल। भाई डोनेशन में जो भी पैसा था दो वापस हमें, कि भाई चोरी करी है ये तो उनको देना है हमें, समझ में आ रहा है। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है ना, तो उसके सपोर्ट में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे उस पे बेस पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बने वो सब के सब क्या मान लिए जाएंगे, गलत मान लिए जाएंगे। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है बताओ, agreements void as being opposed to public policy। सारे के सारे अग्रीमेंट void है, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, पहले एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फॉलोइंग अग्रीमेंट्स आर void, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट ये इलीगल नहीं है, ये बस void है। सारे के सारे void इलीगल थोड़ा ना होते, लेकिन सारे सारे इलीगल void होते हैं। तो हम ये किसकी लिस्ट पढ़ रहे हैं, void की, ये इलीगल नहीं है। आ जाओ, पहला क्या लिखा है, रिस्ट्रेन। बोले तो रिस्ट्रेन करना मतलब रिस्ट्रिक्शन, रोकना। ठीक है, अग्रीमेंट कर लिया हस्बैंड वाइफ ने, क्या अग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें बच्चे से मिलने नहीं दूंगी, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, ठीक है, डिवोर्स हो गया। कोर्ट साफ बोलता है हफ्ते में एक दिन तो देना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, माँ के पास ही बच्चा जाता है, लेकिन डैडी के पास राइट होता है कि हफ्ते में एक दिन दो दिन मिलने का रूल रहता है। तो वो अब कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन उन्होंने आपस में अग्रीमेंट कर लिया, क्या अग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगी, और सामने वाले ने भी साइन कर लिया इमोशनल होकर, जो भी वट एवर सिचुएशन, अदरवाइज मैं बच्चे को बहुत टॉर्चर करूंगी। ठीक है, ऐसी बातें लिख दी, मतलब धमकी में फ्री कंसर्न, बाबा रे इतना इतना बुरा एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग एग्रीमेंट्स ध्यान दो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते। कौन से कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको हम क्या मानेंगे, वॉइड है। अगर पेरेंटल राइट से आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो, बच्चे से मिलने से अगर आपको मना किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपने अग्रीमेंट ऐसा करवा लिया है, तो ऐसे अग्रीमेंट हमारी नजरों में गलत है, वॉइड है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या लिखा है, क्या बोलता है ये, रिस्ट्रेन शादी करने से रोका जा रहा है, कास्ट जो भी है। अक्सर जो पेरेंट्स बोलते हैं अपने बेटे से अपनी बेटी से, इससे शादी नहीं करवाने दूंगा या करवाने दूंगी, क्यों नहीं करवाने दूंगा, कास्ट का सिस्टम है, जो भी वॉटेवर, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा या खा लूंगी, ऐसी धमकियां दी जा रही है, और साइन करके दे। तो आप क्या किसी को रोक सकते हो, नहीं। ये सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करके भी दे दिए तुमने, ये सब क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट से। भाई मेजर इन माइनर तो शादी कर ही नहीं सकता, पहली बात, ठीक है, और मेजर को कोई रोक भी नहीं सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने कर रखे तो वो सब क्या है, वॉइड है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। हाँ जी, पारिवारिक है, इसलिए तो बोला वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बोल ही रहे तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो पारिवारिक मामला है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोला, थर्ड पॉइंट रीड करो, तुम लोग बताओगे। रिश्ते कराते हैं, जो बीच के जो ब्रोकर होते हैं ना, शादी राम घर जोड़े, है ना, बीच का पंडित शादी.com। तो उन्होंने कहा हाँ पंडित को ही ब्रोकर बनाए।
यहाँ पे उन्होंने बोला है पंडित से आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम आपको एक कमीशन देंगे, उसकी शादी तोड़वा दे, इसकी शादी मुझसे करवा दे, वट आपने किसी भी टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। हाँ, तो पंडित ब्रोकरेज के चक्कर में ये सब कर भी रहा है, और कल को उसने कुछ काम नहीं किया, तुमने कहा पैसे दिए थे पैसे दिए थे, तो उन्होंने कहा भाई ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अगेंस्ट है, ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंसान, इसका मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा क्या, नहीं, वो ये बताना चाह रहे कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मत करो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा साइन करके दो, इसी रूम में रहोगे, इस रूम से कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारी फ्रीडम को क्या कर रही हूँ, छीन रही हूँ, फंडामेंटल राइट याद है रे, है ना। तो उन्होंने कहा भाई अग्रीमेंट करवा लिया तुमसे, साइन करवा लिया, साइन करो कहीं नहीं जाओगे, तो उन्होंने कहा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है भाई, ये क्या घटिया घटिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम लोग, थोड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट करो। नेक्स्ट क्या लिखा है, साइन करके तो तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। हाँ, ये कहाँ पढ़ा था हमने, टॉट में, लेकिन मैंने ऑर्डर दिया तुमने माना, यहाँ मैंने तुमसे साइन करवा लिया, है ना। यहाँ तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक पेपर में मैंने अग्रीमेंट छपवाया, मैंने कहा साइन करके तो इस रूम में कहीं नहीं जाओगे, और तुम चले गए, और मैं कोर्ट में लेके जा रही हूँ, देखो इसने साइन किया था, नहीं जाएंगे और चले गए, तो कोर्ट क्या बोलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, वो तो जा ही सकता था। ठीक है, पक्का। चलो लास्ट वाला क्या बोल रहा है, अग्रीमेंट क्या किया कि भाई बिजनेस करने से रोक रहे हैं हम, क्या कोई किसी को रख सकता है, नहीं रोक सकता, तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पहली बात होने नहीं चाहिए, और अगर हो गए हैं तो वो हमारी नजर में क्या है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है, वॉइड है। समझ में आया, पक्का, ये पूरी लिस्ट थी बस, ठीक है। पूछ, अच्छा तो रुक जा, रुक जा, अब ठंड रख ठंड रख, ये टॉपिक है ना, चलो चलो चलो, आ रहा, चलो। वेगरिंग बोले तो सट्टा, ठीक है, बेटिंग, अग्रीमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, भाई तुमने सट्टा लगाया, उसको लेकर अग्रीमेंट किया, सही है क्या, ड्रीम इलेवन है ना, सही है क्या, पहले बताओ, नहीं सही है कि सही है, बताओ कितने बच्चे बोले सही है। हम्म, अग्रीमेंट करना सही भी है गलत भी है, वेरी गुड। लॉ क्या बोलता है, लॉ की भाषा बताएं आप, है ना, अपना फायदा नुकसान मत हो तो, सही है। चलो आ जाओ, देखते हैं सही है कि नहीं, ठीक है। सब 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 सब, अरे मैं तो कह रही हूँ बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही पूरा सट्टा है यार, बस ये लीगल है, बस ये वो लीगल सट्टा है, कानून ने हरी झंडी दे दी है, वही तो मैं कह रही हूँ, आओ यहाँ पे वो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। लिटरल मीन वेगर का मतलब उन्होंने बोला क्या भाई बैटिंग करना, आओ इधर आओ। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, क्या लिखा है, इंग्लैंड, इंग्लैंड दे दिया यार, पाकिस्तान के साथ करते मजा आता है ना। क्रिकेट टीम विन दी टेस्ट मैच, ठीक है, ए विल पे, कितना पे करेगा, 100, तो ये इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया सट्टा क्या होता है, भाई हमें पता है, हमें एग्जाम्पल नहीं समझना है, ठीक है। चलिए, वन पार्टी इज टू विन एंड अदर इज लूज, यही होता है सट्टे में, यही होता है। अनसर्टेन नेचर टाइप का होता है, तो इन्होंने बस अभी वेगरिंग का मतलब बताया, नीचे आ जाओ, वेगरिंग अग्रीमेंट वॉइड है कि नहीं, इन इंडिया, इन इंडिया, और क्या लिखा है, एक्सेप्ट मुंबई, इंडिया में वेगरिंग अग्रीमेंट क्या है, वॉइड। यार मुंबई में अलाउड है, नहीं, मुंबई में वेगरिंग अग्रीमेंट क्या है, इलीगल, डिफरेंस समझ में आ रहा है। पूरी इंडिया में अगर किसी ने अग्रीमेंट किया किसका, सट्टे का, तो वो क्या है, वॉइड है, तो वॉइड है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। और मुंबई में अगर तुमने सट्टे वाला अग्रीमेंट किया तो वो इलीगल है, जिसके लिए आपको खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी, जेल जाना पड़ जाएगा, बात समझ में आ रही है, डिफरेंस वॉइड और इलीगल में। यहाँ खेलोगे तो वॉइड है, हम मानेंगे कोई अग्रीमेंट नहीं, हम तुम्हें पैसे ऐसे, मैंने कहा कि यार मैंने पैसे दिए थे यार, कहेंगे कुछ नहीं मिलने वाला तुझे, लेकिन अगर इलीगल है तो जेल में चल, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। क्या वॉइड और इलीगल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो पूरी इंडिया में सट्टा अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट वो सारी चीजें जो लॉज बोलता है, जैसे बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने उसके लॉज बना के रखे हैं, ठीक है। ड्रीम इलेवन की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉलो कर रखी है सरकार की, इसलिए इतना एडवर्टीजमेंट होकर दिख रहा है, मतलब वो चीजें वो लीगल ले आए हैं। जो चीजें चोरी छुपी चल रही, मैं उन अग्रीमेंट्स की यहाँ बातें कर रही हूँ।
जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो सब कहीं ना कहीं लॉज रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन गवर्नमेंट की फॉलो कर रहे हैं, इस कारण से वो दिख रहे हैं, अदरवाइज नहीं दिखते। लेकिन यहाँ पे किन अग्रीमेंट्स की बात हो रही है? प्रॉपर वो जो जुआ होता है जो वो खेला जाता है। पूरी इंडिया में अगर किसी ने ऐसा टाइप का अग्रीमेंट किया तो वॉइड है, लेकिन अगर मुंबई में किया, क्योंकि मुंबई में एक टाइम पे ये इतना ज्यादा हो चुका था कि उन्होंने अपना अलग से एक्ट लाया, लॉज लेके आया, और उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई सट्टे से रिलेटेड कोई भी पकड़ा जाता है तो हम उसे सीवियर पनिशमेंट देंगे, और वो जेल की सजा भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? चले, तो ये पूरी कहानी एग्जाम्पल देके बता रहे सट्टा क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल आप खुद रीड करेंगे। आइए, वॉइड अग्रीमेंट की पूरी पूरी लिस्ट क्या बोल रहा है? हाँ, कसिनो लीगली है वहां पर, ठीक है। चलिए, वॉइड अग्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे, जितनी भी चीजें दिख रही है ना कहीं वो रूल्स रेगुलेशन कुछ गाइडलाइन फॉलो कर आई है, ठीक है। वॉइड अग्रीमेंट की पूरी लिस्ट, अब ये पूरा रिपीट है। पहला क्या लिखा है? अग्रीमेंट किसके साथ किया? छोटे बच्चे के साथ किया, या फिर अनसाउंड, या फिर जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ है, इंसॉल्वेंट। तो कुल मिला के वो अग्रीमेंट क्या है? वॉइड है ना। रिपीट, अग्रीमेंट क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स मटेरियल टू दी अग्रीमेंट, मतलब ऐसा अग्रीमेंट किया जिसमें मैंने फैक्ट्स गलत बताए, तो भैया क्या है वो? वॉइड है ना। नेक्स्ट, अग्रीमेंट में क्या है? कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, काम 10 करवाए और कंसिडरेशन एक दिया, गलत है ना भाई। या फिर सेवरल कंसिडरेशन, बहुत सारे पैसे दे दिए और काम एक करवाए अनलॉफुल तरीके से, वो सारी की सारी चीजें क्या है? वॉइड है। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा अग्रीमेंट जिसमें मैंने पैसा या फिर कुछ भी समथिंग रिटर्न काइंड में नहीं दिया, लेकिन उसके 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद आ रहे कुछ? कंसिडरेशन नहीं है तो वॉइड है, लेकिन कुछ केसेस हमने पढ़े थे जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। गिफ्ट वाला केस याद आ रहा है, लव एंड अफेक्शन वाले केस में, या फिर विदाउट, ठीक है। पास कंसिडरेशन, और टाइम बार डेट, और एक और रह गया, एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन, ठीक है। चलिए, अग्रीमेंट ये देखो, ये तो सेम आ गया। आपने ऐसा अग्रीमेंट किया कि भैया शादी नहीं करने का अग्रीमेंट, शादी नहीं करोगे इससे इससे इससे, ऐसा टाइप का। कहाँ इतना चौक रहा है? वो सेम वो एग्जाम्पल है। अग्रीमेंट रिस्ट्रेन, जैसे मैंने तुझसे साइन करा दिया, लिख कर दे किसी से शादी नहीं करेगा, ठीक है। बेचारा परेशान है ना। चलो, अग्रीमेंट क्या लिखा है? रिस्ट्रेन ट्रेड। ऐसा कोई एग्रीमेंट कर सकते हो क्या ट्रेड नहीं करने का? अग्रीमेंट रिस्ट्रेन क्या? कि भाई मेरे अगेंस्ट केस मत करना, ऐसा कोई एग्रीमेंट कर सकते हो क्या? सब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। अग्रीमेंट क्या लिखा है? नॉट सर्टेन, अनसर्टेन बोल सकते हो, क्लियर नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हो, या फिर क्या लिखा है? अग्रीमेंट कौन सा वाला है? अभी तो बड़ा विजर, क्या बड़ा सट्टा। एंटर इनटू अग्रीमेंट, आज अग्रीमेंट किया कि भविष्य में अग्रीमेंट करेंगे, समझो थोड़ी सी बात है। दो चीज है, अग्रीमेंट भविष्य में करेंगे, ये समझ रहे हो, या फिर आज मैंने अग्रीमेंट किया आपसे कि भविष्य में अग्रीमेंट करेंगे, तो ये अग्रीमेंट क्यों कर रहे हो भैया? डायरेक्ट भविष्य में करना ना, ऐसे अग्रीमेंट कोई मतलब के नहीं है। क्या लिखा है? इम्पॉसिबल चीजों को लेके कॉन्ट्रैक्ट मत करिए, हमारी नजरों में वो सब वॉइड है। फिर से रिपीट, कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे? सब रिपीट रिपीट रिपीट। पहला जल्दी बताओ, कुछ सुना लग रहा है यार, बताओ जल्दी। वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही गलत। कोई अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो हमारी नजरों में शुरू से ही वॉइड है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड इफ सीज टू बी एनफोर्सेबल। अगर लीगैलिटी नहीं है, लीगल रिलेशन है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सही। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, रीजन क्या है? रिपीट नहीं बता रहे, इम्पॉसिबल, अभी तो हमने पढ़े था सेम वही। फिर क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बाय रीजन ऑफ, पहले सही था बाद में जाके इलीगल हो गया, समझो अब कैसे। इंडिया अग्री टू सप्लाई गुड्स टू पाकिस्तान, अब समझो, इंडिया पाकिस्तान है ना, हम उन्हें नमक देते वो हमें चीनी देते हैं, ठीक है। चलो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर हो रखा है, तो हम उनसे है ना गुड्स ले रहे हैं। अचानक से वॉर छिड़ गई, अगर वॉर छिड़ गई है तो अब मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स आ जाएंगे पाकिस्तान से कुछ खरीदना बेचना निका? नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल बंद। मेरा और उस ट्रेडर का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का और रखा है,
कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है? 5 साल का। भाई 2 ही साल अभी बिजनेस किया था, धंधा किया था, अचानक से वॉर छिड़ गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया। लेकिन अब भी मैं फिर भी कह रही हूँ नहीं नहीं, मैं तो माल बेच के रहूंगी कैसे भी, क्योंकि पैसे फंसे हैं। तो फिर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? इलीगल है अब। मतलब सब्सिक्वेंटली इलीगल हुआ, स्टार्टिंग से इलीगल नहीं था। हाँ। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिजेंट? कंटिजेंट वर्ड इससे पहले भी अकाउंट्स में पड़ा है। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? फ्यूचर में आएगी कोई लाइबिलिटी, है ना, जब आएगी तब देखेंगे, अभी से हम उसके लिए प्रोविजन बना के चलते हैं। ठीक है। अब इसको लेके डिटेल में पूरा एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है जो क्या है? कंटिजेंट नेचर के। कंटिजेंट नेचर के क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इसको याद रखो, नेक्स्ट टॉपिक ही शायद ये आ ही गया। दिख रहा है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी अभी, पहले लास्ट वाला जाओ। Contract is voidable at the option of the agree party. Contract become void. Option exercised by him. क्या बोल रहा है लास्ट वाला पॉइंट? पढ़ चुके हो बहुत ज्यादा। voidable contract void बन जाएगा कब? ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा जब वो शिकायत कर देगा, उसके अगेंस्ट आवाज उठाएगा। voidable contract वैलिड हो जाएगा अगर वो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ठीक है, यही है पक्का। चलिए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, आ जाइए। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ देखो, ऑब्वियसली मिलेगा, ये एक तरीके से क्या है, मेंटल मैंने उसको स्ट्रेस दे दिया। ठीक है, तो ये तो मिलेगा ही। 60,000 तो उसको पहले ही मिल चुके थे। ठीक है, ये कहेंगे भैया लैपटॉप तो दे दो। ठीक है। अब पैसे का अलग है, अब इसका आएगा मानहानि का केस। मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ, मैं 10 रातों तक सो नहीं पाया। ठीक है। तो इसका जो लॉयर होगा वो पूरा पूरा खर्चा निकालेगा कि भाई 1 करोड़ का नुकसान हो गया है, क्योंकि रातों को सो नहीं पाया, तो धंधा बिजनेस जो कर रहा था उस पर काम में मन नहीं लगा। कैसे प्रूव करोगे, है ना? कैसे प्रूव करोगे? बस ठीक है, ये लास्ट है। अरे रुको यार। हाँ हाँ लूंगी ना। बस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी, ये 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसके बाद रोकूंगी। दो कुछ नहीं, छोटू सा है। पहले कुछ नहीं है वो। पहले जाओ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Contingent contract is a contract to do or not to do something. It's some event collateral to such contract. नालाई को ध्यान दो। Does or does not happen. दीदी कुछ तो समझ में नहीं आया, चलो एग्जाम्पल से समझो। आ जाओ एग्जाम्पल। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से और क्या बोलता है? मैं बेचूंगा। क्या बेचूंगा? बेल्स क्या होता है? कभी बड़ी बड़ी ट्रक्स में तुमने देखा है किसी चीज का रोल जा रहा होता है, बड़े बड़े रोल्स, रस्सी का रोल, किसी भी चीज का, कॉटन का, पाइप का, किसी का भी बड़ा रोल जाएगा, तो उन बड़े बड़े रोल्स को बेल्स बोलते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक बार में वो सामान को ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाते हैं। ठीक है। तो ए ने बेचा बी को बेल्स ऑफ किसके? कॉटन का वो बेल था। ठीक है। अब कितने का था? 20,000 का था। इफ दिस शिप बाय विच दे आर कमिंग रिटर्न सेफली, दिस इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है? ए बी को बेचेगा, तब बेचेगा जब शिप से अच्छे से माल यहां से नहीं आ रहा है ना, बाहर कंट्री से आ रहा है, तो शिप से अगर अच्छे से आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा ना। अगर शिप से नहीं आएगा, वहीं पे डैमेज हो गए, तो कैसे बेचेगा? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगा बच्चा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या आ जाएगा? इंडेमनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी? मुआवजा, कंपनसेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या फिर गारंटी आर पॉपुलर इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, आर पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो थोड़े अनसर्टेन है। मैं तुम्हें माल बेचूंगा ही, ये पक्का नहीं है, ये फ्यूचर में डिसाइड होगा। हाँ, विद कंडीशन। फ्यूचर में डिसाइड होगा कि भाई वो अगर माल मेरे पास सेफली पहुंच गया तो आपको मैं दूंगा ना, माल सेफली नहीं पहुंचे तो नहीं दूंगा। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिखोगे? इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, तो एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मांगूंगी ना, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्लेम नहीं मांगूंगी, तो कंटिजेंट है। ठीक है।
इंडेमनिटी नुकसान होगा तो कंपनसेशन मिलेगा। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन सोच समझ के लिखनी है, बिल्कुल अजीबोगरीब टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखनी है। समझ में आया? क्वासी का मतलब बताओ? सिमिलर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। चलिए समझते हैं। मैंने आईफोन ऑर्डर किया, ठीक है, मेरे घर की जगह वो नालायक पड़ोसी को डिलीवर कर देता है, ठीक है, कौन? वो डिलीवरी बॉय, नालायक, ठीक है। ओटीपी आज का जमाना है, पुराने जमाने में ये ओटीपी के सिस्टम नहीं थे, वो धीरे धीरे उन्होंने बिल्ड किए, ठीक है, कि भाई दे दिया दे दिया, और छोटी मोटी चीजों के लिए वो पूछते हैं, लेकिन आईफोन बड़ा चीज था, ठीक है, जुगाड़ करके उसने जैसे भी ले लिया, वट, ठीक है। दोनों के दरवाजे आसपास थे, वो कंफ्यूज था कौन सा दरवाजा है ना। रिंग किया उसने, उसने बोला ये आईफोन आपका, उसने हाँ भी बोल दिया नालायक ने। लेकिन अब मेरा और मेरी पड़ोसी का क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? क्या आईफोन आएगा तो मुझे दे देना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो आईफोन मेरे पास ही आने वाला है। उसके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर उसके घर में कोई गलत सामान आ गया है जो पड़ोसी का है, तो उसे मुझे वापस करना चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये इक्विटेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू एनरिच, क्या लिखा है, हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। कोई भी किसी और के पैसे में, कोई भी किसी और के पैसे में अमीर नहीं बन सकता और सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में है भी नहीं, इट इज जस्ट अ ड्यूटी या फिर इट इज जस्ट अ ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट। ये ऑब्लिगेशन लॉ ने क्रिएट करी है। मैं जाऊंगी कोर्ट में पुलिस के पास कि भाई आईफोन उसने ले लिया है और ये मुझे दे नहीं रहा है, तो क्या उसके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? देना चाहिए, लेकिन ये ऑब्लिगेशन बनती है उसकी, उसे मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इसमें लिखा है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। The absence of any agreement when any person is in the possession of the another person money या फिर equivalent, किसी का भी किसी के पास पैसा है या फिर कोई भी equivalent है ना काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें वो चीज वापस लौटाने की, अदरवाइज हम उसके अगेंस्ट भी जा सकते। तो ये ड्यूटी, ये ऑब्लिगेशन है, इट इज जस्ट फेयरनेस बिलोंगिंग टू अनदर, द ड्यूटी नॉट एन अग्रीमेंट। वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन, मनी पेड बाय मिस्टेक, गलती से दे दिया, जैसे हम बैंक ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, आज की डेट में तो चलो अच्छी बात है ना, क्यूआर कोड्स आ गए हैं, स्कैन करो उसी के पास जाएगा। अदरवाइज इससे पहले क्या होते थे, अगर पैसा ट्रांसफर करना होता तो अकाउंट नंबर लेते थे, और नंबर थोड़ा भी इधर उधर किया आपने, किसी और के अकाउंट में चला जाता था। मोबाइल रिचार्ज करते हो है ना, तो रिचार्ज में नंबर इधर उधर किया तो किसी और का रिचार्ज हो जाता है। तो ऐसे अक्सर एक्सीडेंट्स होते थे। तो अगर किसी के गलती से किसी और के फोन में रिचार्ज हो गया है, गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा चला गया है, तो उस अकाउंट होल्डर की क्या है? ऑब्लिगेशन है कि रिटर्न करने की। अदरवाइज आप जा सकते हो, लेकिन हाँ बहुत लोग चालाक है ना, फोन स्विच ऑफ कर दिया, अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो बच्चा फिर केस तो बड़ा बन जाएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, फिर केस लंबा खिंच गया। चलिए, कंटीजेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।